नमस्कार, मैं वर्षा आप सभी के सामने लेकर आई हूँ राजस्थान ज्योग्राफी की एक क्लास, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव करेंगे और इस क्लास को शेयर करेंगे अपने सभी ग्रुप्स के सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, तब तक हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की हमारी सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो है राजस्थान राज्य की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, क्या पूछा गया है, जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले हम। तो ऑप्शन में क्या है, चंबल, माही, लूनी और बनास। तो आप सभी मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि आता तो आपको सब कुछ है पर याद नहीं है। यही वाली सिचुएशन होती है एग्जाम में, लेकिन एग्जाम के चक्कर से हमें भूलना नहीं है कि भाई हमें आता सब कुछ है। तो देखिए आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बनास। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो राज्य का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र बनास नदी का है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जानते हैं बनास नदी के उपनाम, यानी बनास नदी को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए उनको देखते हैं। तो बनास, वन की आशा, क्या बोलते हैं बनास को, वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्टि। ये सभी आपके बनास नदी के उपनाम हो गए। अब देखते हैं बनास नदी की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में एक और चीज़ क्लियर करते हैं। तो ये राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। किस बेसिस पे, तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो नदियां हैं उनमें ये सबसे बड़ी है। तो ये चीज़ भी आप नोट करेंगे कि बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है। सारी क्लास आप देखेंगे आराम से, और अगली क्लास के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि क्लास के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। तो अब आपको ये पता चल गया कि भाई पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी। ठीक है, अब देखिए बनास नदी आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। लेकिन बनास नदी के बारे में और भी कई चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और उनमें से है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। और खमनोर की पहाड़ियां हैं कहाँ पर, तो खमनोर की पहाड़ियां हैं आपके राजसमंद में। कहाँ पर, राजसमंद में। अब देखिए इस नदी का समापन कहाँ होता है, तो समापन के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसका समापन होता है आपके रामेश्वर घाट, जहाँ पर बनास नदी जाकर मिल जाती है। तो रामेश्वर घाट में इसका समापन हो जाता है। अब देखिए रामेश्वर घाट की बात आई है तो एक दो चीज़ें और देख लेते हैं इसके बारे में भी। अगर जनजातियां आपने पढ़ी है तो आपने नाम सुना होगा मीणाओं का। तो रामेश्वर घाट क्या है, मीणाओं का प्रयागराज। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी क्लियर हो गया यहाँ पर कि मीणाओं का
प्रयागराज किसे कहते हैं? तो अब आपको पता है मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वर घाट है, और रामेश्वर घाट क्या है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम किसे बोलते हैं? जहां पर 3 नदियां आकर मिल रही हो उसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी 3 नदियां आकर मिल रही है उनके बारे में देखते हैं। तो रामेश्वर घाट में जो 3 नदियां आकर मिलती है वो है चंबल, बनास और सीप। तो ये तीनों नदियां यहाँ पर आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसका नाम क्या है? रामेश्वर घाट। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नांकित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या बोला है कि वो नदी बताओ जो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पहले तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 रेतड़ी, विलास, ये डूबराज है, और सागी। तो फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए मुझे, क्योंकि कमेंट आएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए आपके इसका राइट आंसर है सागी। अब ये क्यों है? तो सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई ये किसकी सहायक नदी है। ये है लूनी की सहायक नदी। सागी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की सहायक नदियों में से एक सागी है। अब देखते हैं इसका उद्गम। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। अब जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जो भी आंसर आपको आते हैं वो फटाफट कर दिया करो। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जालोर से इसका उद्गम होता है, और इसका समापन कहाँ होता है? तो इसका समापन भी जालोर में होता है। ये लूनी नदी में यहाँ मिल जाती है। तो जालोर में ही उद्गम है और जालोर में ही इसका समापन है। अब देखिए यहाँ पे नाम आया है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और एक तरफ हम पढ़ लेते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र। तो चलिए इन दोनों की ही नदियों के बारे में हम देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए आपको किसी नदी का पूछा जाए अपवाह तंत्र या वो कहाँ पर गिरती है, तो आपको ये सारी चीज़ें आप याद हो जाएंगी कि कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है। तो देखिए चंबल व इसकी सहायक नदियां। चंबल और इसकी सहायक नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और इसके साथ साथ कौन सी है? बनास और उसकी सहायक नदियां। फिर आती है बाण गंगा, जिसे अर्जुन की गंगा या रुंडिता भी कहा जाता है। फिर आपकी आती है गंभीर। तो ये सभी नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां। तो उसमें आती है माही व लूनी की सहायक नदियां।
पश्चिमी बनास, और साबरमती। ये सभी किसकी ये सभी किस जगह गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो ये चीज़ आपके क्लियर हो गई। अब आज के बाद आप इसको भूलेंगे नहीं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना इसको नोट कर सकते हैं, ताकि आप अगली बार जब भी देखें बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कंफ्यूज हो रहे हों तो आपको ये चीज़ें सीधे सीधे आ जाए खट लगे से। तो ऑप्शन नंबर 4 ये अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। कंप्यूटर को देखेंगे एक बार। अब देखिए आगे, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी, कौन सा पूछा है? आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। घग्गर, साबी, रूपारेल, आलनिया। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है वो आंतरिक प्रवाह वाली नदियों में से नहीं है। तो आलनिया आपकी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो ये देखिए भाई, ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की। किसकी सहायक नदी? चंबल की। और चंबल कहाँ गिरती है? अभी तो पढ़ा था। ये देखो, चंबल कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो आंतरिक प्रवाह की नदी हुई क्या ये? नहीं हुई ना। तो आपका आंसर क्या हो गया इसके लिए कि आलनिया आपकी आंतरिक प्रवाह वाली नदियों में नहीं है। अब आलनिया का उद्गम देखते हैं हम। तो इसका उद्गम होता है कोटा, कहां से? मुकुंदरा हिल्स से। तो कोटा मुकुंदरा हिल्स से कौन सी नदी निकलती है? आलनिया। और इसका समापन कहां होता है? अब तो इसका समापन भी आपके कोटा में ही होता है। कहां होता है? कोटा में ही होता है, जवाहर सागर के समीप। कोटा का एक गांव है नोटाना। सही पढ़ना भाई इसको, नो ताना मत पढ़ लेना कि भाई कोई ताना नहीं देगा हमें। ताने तो सब मारेंगे जब तक नौकरी नहीं लोगे। तो ये क्या है? नोटाना गांव, कोटा। तो अब आलनिया चंबल की सहायक नदी है। उद्गम होता है मुकुंदरा हिल्स, कोटा से, और समापन कहाँ होता है? जवाहर सागर के समीप नोटाना गांव, कोटा में। अब यहाँ पर देखो, आंतरिक प्रवाह की नदी के बारे में बोला गया है। तो आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के बारे में भी देख लेते हैं कि भाई और कौन कौन सी है। तो इनके बारे में देखते हैं भाई कौन कौन सी पढ़ी है आपने क्वेश्चन में अभी। सबसे पहले तो वही लिख दो, घग्गर, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़, मैनथा, द्रव्यवती, कांतली, कानके।
अभी देखो हाल फिलहाल में इसकी चर्चा हो रही है, द्रव्यवती नदी की। और क्यों हो रही है इसकी चर्चा? क्योंकि इसके सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। और कौन सा फेज चल रहा है? सेकेंड फेज। इसके सौंदर्यीकरण का सेकेंड फेज चल रहा है, जिसमें इस नदी की सफाई की जाएगी और जितने भी मुख्य मार्ग है उन पर लाइट और साउंड फाउंटेन लगाए जाएंगे। क्या करे जाएंगे? लाइट और साउंड फाउंटेन लगाए जाएंगे। और इसका काम कब तक कंप्लीट होना है? 15 मार्च तक। और इसका सेकेंड फेज या फिर इसकी घोषणा किसने करी थी? तो अभी बजट में इसकी घोषणा हुई थी। सीएम ने अपने इसकी घोषणा की थी कि भाई द्रव्यवती नदी जो है उसकी साफ सफाई का काम शुरू कर दिया जाए और 15 मार्च तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए। देखते हैं भाई, 15 मार्च भी आ रही है और जयपुर में रहने वाले लोगों के लिए तो बढ़िया है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किस जिले में बनास नदी का प्रवाह नहीं है? क्या बोला है कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर बनास नदी का प्रवाह नहीं होता, मतलब जहां पर बनास नदी नहीं बहती? तो ऑप्शन देखते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर। तो चलिए भाई, खट लगे से आपके ऑप्शंस में एक राइट आंसर है जिसको आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए भाई, थोड़ा बहुत तो कर दो क्लास को लाइक। तुम बहुत ही नीच बच्चे हो यार। देखो, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं कि इसका प्रवाह कहाँ कहाँ होता है। तो प्रवाह वाले जिले जान लेते हैं सबसे पहले। तो उनमें आ जाएगा आपके राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इनका क्रम भी यही है। ठीक है, तो सबसे पहले राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ये सभी कौन से जिले हैं जहां पर बनास नदी प्रवाहित होती है? अब नहीं होती है वो वाले कौन से हैं? तो उनमें देखो आपके ऑप्शन में दे रखा है उदयपुर। और जो कंफ्यूजन करने वाली चीज आती है वो आती है बूंदी में। तो इन दोनों ही जगह बनास नदी का प्रवाह नहीं होता, या इन दो जिलों में बनास नदी नहीं बहती है। तो आप याद रखेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए राइट आंसर है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है अगला क्वेश्चन? निम्न में से असंगत को छांटिए। क्या करना है? असंगत यानी जो नहीं मिल रहा है, जिसकी संगति मेल खाती नहीं है। कितना ही बोल दो फिर भी मिलते ही नहीं है। तो एक तरफ क्या दे रखे हैं? त्रिवेणी संगम, और दूसरी तरफ है अपने नदियां। अब क्या दे रखा है भाई? बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम है, उसमें कौन कौन सी 3 नदियां मिलती है? तो बाहा, सोम और जाखम। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट में कौन कौन सी मिलती है? चंबल, बनास और सीप। ये तो हमने अभी पढ़ा था भाई। तो ये तो देखो सीधे आ जाना चाहिए अभी। ये तो मैडम राइट है। अभी पहले क्वेश्चन में ये पढ़ के आए हैं कि भाई रामेश्वर घाट एक त्रिवेणी संगम है जिसको मीणाओं का प्रयागराज भी बोला जाता है। और चंबल, बनास और सीप, ये तीनों नदियां उसमें शामिल हैं। अगला क्या है? राजमहल। राजमहल, बनास, खारी, मानसी। बिगोद। बिगोद में कौन कौन सी नदियां हैं? बनास, बेड़च और गंभीरी। तो अब इनमें से राइट क्या है? तो देखो, बेणेश्वर धाम की नदियां भी बिल्कुल सही है और बिगोद की भी बिल्कुल सही है। तो जो गलत है वो क्या है? वो है राजमहल की नदियां। तो राजमहल में बनास और खारी नदी तो शामिल है, लेकिन डाई जो है वो इसमें शामिल है, ना कि मानसी।
तो मानसी की जगह क्या आएगा, डाई। तो अब ये राइट हो गया। कौन कौन सी नदियां शामिल है राजमहल में, बनास, खारी और डाई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि रॉन्ग है, यानी कि इसकी संगत मेल नहीं खा रही है भाई, तो ये गलत हो गया। तो अपन इसको रॉन्ग मार्क कर देते हैं। अब देखिए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा अपन। रामेश्वर घाट, राजमहल, और कौन सा था, बिगोद। ये तीनों जो हैं वो बनास नदी पर हैं। किस पर है, बनास नदी पर स्थित हैं। तो इन तीनों के बारे में याद रखना है कि ये तीनों बनास नदी पर स्थित हैं और इनकी लोकेशन क्या क्या है। तो देखो लोकेशन का मैंने बताया था। रामेश्वर घाट की लोकेशन क्या बताई थी मैंने, तो रामेश्वर घाट की लोकेशन बताई थी मैंने सवाई माधोपुर। कहाँ पर, सवाई माधोपुर। और राजमहल, राजमहल कहाँ है, तो राजमहल है आपके देवली टोंक। कहाँ पर, देवली टोंक में। ठीक है। अब बिगोद, बिगोद कहाँ पर है, तो बिगोद है आपके भीलवाड़ा में। अब एक और कौन सा बच गया हमारा, तो वो बच गया था हमारा बेणेश्वर धाम। अब बेणेश्वर धाम के बारे में आप मुझे बताएंगे, जैसे रामेश्वर घाट को मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है, वैसे ही बेणेश्वर धाम को भी कुछ कहा जाता है, और वो क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो क्लास को स्किप मत करना। पूरी क्लास आपको देखनी है, क्लास लाइक करनी है, शेयर करनी है, और अपने सभी फ्रेंड्स को इसके बारे में बताना है। अरे जिससे लड़ाई भी हुई हो उसको भी बता देना। इसमें तो क्या ही जा रहा है भाई, किसी का भला हो जाएगा, नौकरी लग जाए बाई चांस छोरे की, तो एहसान मानेगा आपका। क्या पता मेरी क्लास में से एक क्वेश्चन आ जाए उसके। अब देखिए ये कहाँ पर है बेणेश्वर धाम, तो बेणेश्वर धाम है आपके बांसवाड़ा में। तो आपके सभी त्रिवेणी संगम क्लियर हो चुके हैं यहाँ तक। राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम हैं, तो राजस्थान में टोटल 4 त्रिवेणी संगम हैं। चारों की लोकेशन हम जानते हैं, चारों की नदियां हम जानते हैं। तो अब क्या बच गया, सारे तो क्लियर हो गए। तो कौन सा सही है अपना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसके बारे में बोला है कि असत्य कथन बताओ भाई। तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं भाई, बाद में ही बता पाएंगे। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराठ की पहाड़ियों से होता है। ठीक है। बाणगंगा नदी पर जयपुर जिले में रामगढ़ बांध अवस्थित है, ये भी देख लिया। अब अगला क्या है, बाणगंगा नदी के प्रवाह वाले जिले जयपुर, दौसा, भरतपुर है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब अगला क्या है, बाणगंगा नदी उत्तर प्रदेश में मुरादगंज के पास यमुना में मिल जाती है।
क्या लिखा है, मुरादगंज के पास। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को वापस से पढ़ेंगे, ऑप्शंस अपने वापस से पढ़ेंगे कि किसके बारे में बात की जा रही है, बाणगंगा नदी के बारे में। तो पहले 3 कथन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन चौथा कथन जिसमें कह रहा है कि बाणगंगा नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज के पास किस में मिलती है, यमुना में मिलती है। अब देखिए, राजस्थान की ऐसी 3 ही नदियां हैं जो सीधे यमुना में मिलती है, और उनमें कौन कौन सी आती है। तो पहले हम उन्हीं के बारे में जानते हैं जो सीधे यमुना में मिलती है। तो उनमें सबसे पहले आती है चंबल, बाणगंगा और गंभीरी। ये तीनों नदियां सीधे कहाँ मिलती है, यमुना में मिलती है। अब चंबल कहाँ मिलती है, बाणगंगा कहाँ मिलती है और गंभीरी कहाँ मिलती है, ये हम देखेंगे। तो चंबल मिलती है मुरादगंज के पास। कहाँ पर, मुरादगंज के पास। और बाणगंगा कहाँ मिलती है, तो बाणगंगा मिलती है आपके फतेहाबाद के पास। और गंभीरी कहाँ मिलती है, तो गंभीरी मिलती है मैनपुरी के पास। तो यहाँ पर ये तीनों नदियाँ किस में मिल जाती है जाकर, तो ये तीनों मिलती है यमुना में। अब देखिए, गंभीरी की बात करते हैं। तो गंभीरी किससे निकलती है, तो गंभीरी निकलती है पांचना बांध से। पांचना बांध से गंभीरी निकलती है। पांचना का मतलब क्या है कि यहाँ पर 5 नदियाँ आकर मिलेगी। कौन सी, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये आपका पांचना बांध है, और इसमें कौन कौन सी 5 नदियाँ आकर मिलती है उनके बारे में हम देखते हैं। तो ये आपकी 5 नदियां हैं, अटा, मांझी, भद्रावती, बैसावट और बरखेड़ा। तो ये पांचों नदियां आकर मिलती है, पांचना बांध बनाती है। और जो पांचना बांध से निकलती है वो नदी कौन सी है, गंभीरी। और ये कहाँ मिलती है यमुना में, तो ये मिलती है मैनपुरी के पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके, मैनपुरी। ठीक है, अब आपको समझ आ गई भाई पूरी प्रोसेस कि कौन सी 3 नदियां हैं राजस्थान की जो सीधे कहाँ मिलती है, यमुना में मिलती है, चंबल, बाणगंगा, गंभीरी। अब गंभीरी कहाँ से निकलती है, पांचना बांध से निकलती है। अब पांचना बांध में कौन कौन सी 5 नदियां हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है पांचना, यानी 5 नाम है भाई। तो कौन कौन से 5 नाम हैं, अटा, मांझी, भद्रावती, बैसावट और बरखेड़ा। ये 5 नदियां मिलाकर बनाती है पांचना बांध, जहां से निकलती है गंभीरी। और ये मैनपुरी के पास जाकर किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में मुरादगंज के पास नहीं मिलती। कहाँ मिलती है, फतेहाबाद के पास। ठीक है, तो ये गलत है। तो इसमें क्या पूछा गया था, असत्य कथन ही पूछा गया था। तो अपना नंबर 4 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो हमारा अगला क्वेश्चन, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है।
हाँ भाई, मैंने आपको मीणाओं का प्रयागराज बता दिया, आदिवासियों का कुंभ बता दिया। आप लोग मुझे अब आदिवासियों का आदिवासियों की गंगा तो बता सकते हो ना कि भाई कौन सी नदी को कहा जाता है। सारे मुझसे ही सुनने हैं आपको। तो सबसे पहले देखो क्या ऑप्शन दे रखा है, माही, और उसके बाद सोम, जाखम और जवाई। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। तो देखो जवाई आदिवासियों की गंगा कहलाती है। कौन सी नदी? जवाई। तो जवाई आदिवासियों की गंगा हो गई। तो अब इसका उद्गम देखते हैं। कहाँ से होता है इसका उद्गम? अरे, थोड़ी देर पहले सारी नदियां डिस्कस करी है हमने और अभी भी नहीं बता पा रहे हो। तो इसका उद्गम होता है छोटी सादड़ी। ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, वो वाकई में पढ़ रहे हैं। बाकी सब तो ऐसे ही हैं भाई, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं ना। अपनी प्रेजेंस तो लगा दिया करो कमेंट लाइक करके, आ ही रहे हो तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से कौन सी नदी निकलती है? जवाई नदी निकलती है। और इसका समापन कहाँ होता है? इसका समापन होता है बेणेश्वर धाम। अब देखो, बेणेश्वर धाम को क्या बोला जाता है? आदिवासियों का कुंभ, जहां पर इसका समापन होता है। और ऐसे इसको क्या बोला जाता है नदी को? आदिवासियों की गंगा। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रख लेना, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। अब जाखम के बारे में भी बात कर ले। तो जाखम क्या है? ये आपके पश्चिमी राजस्थान की गंगा है। अब क्वेश्चन आ जाए भाई, आदिवासियों की गंगा तो क्या करना है? जवाई। और पश्चिमी राजस्थान की गंगा क्या है? कौन सी नदी है? जाखम। और जवाई नदी, इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध। इस पर बना है जवाई बांध, जिसे क्या बोला जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। अब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि मारवाड़ का अमृत सरोवर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं भाई, पश्चिमी राजस्थान की गंगा किस नदी को बोला जाता है? जवाई नदी को। इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध बना हुआ है। इसको क्या बोला जाता है जवाई बांध को? तो जवाई बांध को बोला जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। अब हमारा अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है भाई, तो माही नदी को दक्षिण की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। ठीक है, सेकंड है, माही नदी की राजस्थान में कुल लंबाई 171 किलोमीटर है। कितनी? 171 किलोमीटर। माही की सहायक नदियां कौन कौन सी दे रखी है? सोम, जाखम, ईरू, चाप, सेई, अनास। कौन कौन सी है? सोम, जाखम, ईरू, चाप, सेई और अनास। अगला क्या दे रखा है? माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। अब हमें क्या बताना है भाई? हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, कथन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन बस एक ही छोटी सी मिस्टेक है थर्ड नंबर में,
जिसकी वजह से मैं इसको गलत बोल दूंगी। और वो कौन सी नदी है? सेई नदी। क्योंकि सेई नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है साबरमती की। तो अब आपको पता चल गया भाई कि ऑप्शन नंबर 3 गलत क्यों है। क्योंकि सेई नदी साबरमती की सहायक नदी है, तो माही की सहायक नदियों में इसका नाम दे दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया अपना। अब माही के बारे में ही बात कर लेते हैं। माही नदी सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं। लंबाई के विषय में देखिए, अगर इसकी राजस्थान में कुल लंबाई पूछी जाती है तो वो 171 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी हो गई? 171 किलोमीटर। और अगर इसकी संपूर्ण लंबाई की बात की जाए तो वो कितनी है? 576 किलोमीटर। कितनी है? 576 किलोमीटर। अब देखिए, संपूर्ण लंबाई मतलब ये राजस्थान के बाहर से आ रही है, तो इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो इसका उद्गम हो रहा है मेहत झील। मेहत झील, अमझोरू गांव, और कौन से जिले में है? तो धार जिला। और ये सब है कहाँ पर? तो ये विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? विंध्याचल पर्वत। तो यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है और इसका समापन कहाँ हो रहा है? तो समापन के बारे में भी देख लेते हैं। इसका समापन हो रहा है खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी, अरब सागर। अब देखते हैं भाई कि ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है। तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है आपके खांडू गांव से। कहाँ से? खांडू गांव से। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है वो भी मैंने आपको बताई है अभी अभी। जो चीज़ें बता दी ना आपको, उसमें भी आपके कमेंट नहीं आते हैं। तो राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई के बारे में हमने देखा था कि राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई है 171 किलोमीटर, और इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो वो है 576 किलोमीटर। ठीक है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? खांडू गांव। खांडू गांव है कहाँ पर? बांसवाड़ा में। ठीक है। अब बात करते हैं कि माही नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो उनकी भी देख लेते हैं। तो माही नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। एक है माही बजाज सागर, और ये कहाँ बना हुआ है? तो ये बना हुआ है बांसवाड़ा में। और दूसरा कौन सा बांध है? तो दूसरा आपका बांध है कडाना। कडाना बांध कहाँ पर है? गुजरात में। तो माही नदी के बारे में आपकी सारी डिटेल्स अब क्लियर हो गई हैं। आप देख सकते हो भाई कि उसका उद्गम कहाँ से होता है? मेहत झील, अमजोरू गांव, और कौन सा जिला है? धार जिला है। ठीक है। अब और कौन सी चीज़ रह गई? समापन खंबात की खाड़ी, अरब सागर। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? खांडू गांव, बांसवाड़ा से। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 576। राजस्थान में 171 किलोमीटर है। 2 बांध इस पर बने हुए हैं,
माही बजाज सागर जो बांसवाड़ा में स्थित है, कडाना गुजरात में स्थित है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को आप पूरी देखेंगे, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ऐसे, और क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रही होगी। सारे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देख लेते हैं। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियों सीकर से होता है। ठीक है। दूसरा, यह झुंझुनू को 2 भागों में काटती है, अतः इसे कांतली नदी कहा जाता है। ये झुंझुनू को कितने भागों में काटती है? 2 भागों में काटती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? कांतली नदी है। यह चूरू झुंझुनू की सीमा के निकट विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये भी पढ़ लिया। 4th ऑप्शन, प्राचीन काल में गणेश्वर सभ्यता का विकास इसी नदी के उत्पादक क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ये भी पढ़ लिया। तो भाई देखिए, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे आपके सही हैं। बिल्कुल, इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है जो सीकर में है, और ये झुंझुनू को 2 भागों में भी काटती है। और कहाँ इसकी ये विलुप्त कहाँ होती है? तो चूरू झुंझुनू की जो सीमा है वहाँ पर ये विलुप्त हो जाती है। और प्राचीन काल में जो गणेश्वर सभ्यता थी उसका विकास भी इसी कांतली नदी के उत्पादक क्षेत्र में हुआ था। तो चारों के चारों सही हो गए। तो अब ऑप्शन में ढूंढेंगे भाई कि सभी कथन सत्य है, ऐसा कहाँ लिखा है? तो ये मिल गया भाई, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी नदियाँ 2 से अधिक राज्यों में प्रवाहित होती हैं? ठीक है, देखते हैं। चंबल, लूनी, घग्गर, माही। चलिए इसको देखते हैं। ये चारों नदियां हैं, और ये पूछा गया है कि भाई कौन सी नदी 2 से अधिक राज्यों में प्रवाहित होती है। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं, और राजस्थान हमने सभी जगह पढ़ा है, तो राजस्थान तो एक कॉमन हो गया। अब इसके अलावा चंबल कहाँ बहती है? तो ये यूपी में बहती है, एमपी में बहती है, और राजस्थान में तो है ही। माही नदी कहाँ कहाँ पर है? तो माही नदी है यूपी, राजस्थान और गुजरात। ठीक है। अब घग्गर नदी कहाँ पर है? तो वो है आपके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और कॉमन क्या है? राजस्थान। और लूनी नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो लूनी नदी राजस्थान कॉमन है, और इसके अलावा गुजरात में बहती है। तो चारों आपके क्लियर हो गए। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? चंबल, माही, घग्गर और लूनी नदी। ठीक है, तो चंबल आपके यूपी, एमपी, राजस्थान में बहती है। माही नदी एमपी, राजस्थान और गुजरात में बहती है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में बहती है। लूनी नदी सिर्फ 2 राज्यों में बहती है, बाकी सभी 2 से ज़्यादा में बहती है। तो क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था भाई कि कौन सी नदियां हैं जो 2 से अधिक राज्यों में बहती है? तो कौन कौन सी हो गई?
चंबल हो गई, माही हो गई और घग्गर हो गई। तो देखते हैं कहीं है क्या। तो ऑप्शन नंबर 4 केवल चंबल, माही और घग्गर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आज के हमारे क्वेश्चन की सीरीज भी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज डेली आने वाली है। तो डेली आपको क्लास के नोटिफिकेशन मिलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्लास को लाइक और शेयर करना है आपको, तो जल्दी से कर दीजिए। कल फिर से मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।